और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे जितने भी मेहमान हैं, अतुल अंजान जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा हैं, हमारे साथ डॉक्टर शंबित पात्रा हैं और हमारे साथ इकोनॉमिस्ट कमल नयन काबरा जी हैं। महंगाई पर दो हाथ ये होने वाला है और बजट सत्र शुरू होने जा रहा है कल से। पहला सवाल यहां पर सीधे सीधे सवाल है, बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। अब अगर बात की जाए कि क्या क्या हो सकता है, मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूं। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन वाली बात छोड़ दीजिए, लेकिन प्रेमचंद जी, क्या अभी हम इस बजट सत्र को ठीक से होता हुआ देख सकते हैं या देख सकते हैं एक अलग रूप कांग्रेस का जो हमने कई साल पहले देखा था? देखिए, संसद के कार्रवाई को अनावश्यक ढंग से ठप करना, उसे बाधित करना, यह कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। हमें उचित अवसर मिलना चाहिए। अगर हमें बोलने से रोका जाएगा तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से आपने तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब को उस जमाने में खड़े नहीं होने दिया कभी। विपक्ष में है तो सिर्फ विरोध करने के लिए विपक्ष का काम है, वो हमारी मंशा नहीं है। हम सरकार के अच्छे नीतियों का स्वागत भी कर सकते हैं, जनहित के मुद्दों पर, राष्ट्रहित के मुद्दों पर सहयोग भी कर सकते हैं, लेकिन जो वायदे इन्होंने करके सत्ता में आने का काम किया, उन वायदों से अगर ये सरकार पीछे हट रही है और कहीं न कहीं निराधार आरोप लगाकर कि केंद्र ने हमें पुरानी सरकार विरासत में खजाना खाली मिला या इस तरह की बातों को कहकर जो अपनी विफलता को छुपाने की अगर कोशिश होगी, तो कांग्रेस मजबूती से उन तथ्यों को रखेगी कि नहीं, खजाना भरपूर भरा छोड़ा था, खाद्यान्न का भंडार छोड़ा था, इनकी नीतियां गलत है, इनकी मंशा स्पष्ट नहीं है और कहीं न कहीं उन व्यापारी घरानों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं जिन व्यापारी घरानों को लेकर हम पर निराधार आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस रोकूंगा मैं आपको यहाँ पर। शंबित जी, आपका रिएक्शन बताना। प्रेमचंद जी, आपकी बात सुनिए हमने एक बार। प्रेमचंद जी, ये खजाना तो आप इतनी बार ऐसे बोल रहे हैं जैसे कुबेर की तरह आपने खजाना एकदम भरा हुआ छोड़ा था। ये खजाने को आपने क्या किया था हिंदुस्तान की जनता जानती है और हिंदुस्तान की जनता ने ही आपको निरस्त किया है, क्योंकि खजाना को लूटा। इसलिए बार बार खजाना करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा विषय आप जान लीजिए, यहाँ इकोनॉमिस्ट भी बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान की जनता जानती है कि जिस तरह से लगातार 2 वर्षों तक हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट कितना रहा, 4.6 रहा। एक मिनट, मैं आपको रोकूंगा। हमने छोड़ा है। प्रेमचंद जी, क्या मुझे सुन सकते हैं? मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं, मैं थोड़ा सा अपने कंप्यूटर को यहां लेके आऊंगा। जिस टाइम पे मनमोहन सिंह जी आए थे तो जीडीपी ग्रोथ थी 8%, अभी है 4.9%। एवरेज जीडीपी ग्रोथ तब, मैं आपको बता रहा हूं, फॉरेक्स रिजर्व्स की बात की जाए, मान लिया तब थे करीब, अभी हो गए हैं 112 बिलियन डॉलर्स, और मतलब ये तब की बात है, और अभी हो गए 303। यहां पर हम आपको मानते हैं, लेकिन करंट अकाउंट बैलेंस अभी है -31,000 मिलियन डॉलर, और तब था 14,083 मिलियन डॉलर पॉजिटिव में। इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ आपके टाइम पे अभी 0.4 और तब 7.2%। अब आप बताइए कौन सा खजाना आपने खाली छोड़ा है? आप पर कैपिटा इनकम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप खाद्यान्न के भंडार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप प्रेमचंद जी, अगर जनता का पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता तो जनता आपको तिबारा ले आती। नहीं, देखिए, परसेप्शन है ये, स्वाभाविक रूप से नहीं, सुनिए, स्वाभाविक रूप से पर कैपिटा इनकम 21वीं शताब्दी में आइस एज के समान तो नहीं रहेगा, वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, मगर उस हिसाब नहीं। देखिए, पर कैपिटा इनकम हमेशा इन्फ्लेशन, हमेशा कंपैरिजन इन्फ्लेशन से होता है, जिस हिसाब से आप स्थायी कीमतों पर ले लीजिए। शंबित जी, मैं आपको रोकूंगा सर। सीधे आंकड़ों की अगर बात की जाए तो क्यों बढ़ाया? प्रेमचंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास है। कमल नयन जी हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं। एक बार सुन लेते हैं उनको, एक बार सुन लेते हैं। जो इकोनॉमी का हाल अभी है और जो इकोनॉमी का हाल तब था, गुमराह करके वोट किया। प्रेमचंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। जो इकोनॉमी का हाल अभी है और जो इकोनॉमी का हाल तब था, इस दोनों में आपको लगता है कि एनडीए सरकार को बहुत खराब हालत मिली है और मनमोहन सिंह की सरकार को बहुत अच्छी हालत मिली थी? क्या आपको लगता है? आपका एनालिसिस। हाँ, नहीं, देखिए, आप किस मानदंड पर ये चुनते हैं उस पर निर्भर करता है। जहां तक जीडीपी के आंकड़ों का सवाल है, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं हुआ है। जो असली फर्क हुआ है 8% और 4.9% फर्क नहीं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान में, क्योंकि आप देखते हैं कि जो आम आदमी की हालत है, जीडीपी 10% भी बढ़े तब भी उनकी हालत खराब होती है, क्योंकि इस दौरान, पूरे 10 सालों के दौरान जीडीपी की बढ़ने के बावजूद आप देखेंगे कि इस दौरान जो असमानताएं हैं आय की, वो बहुत बड़ी है, और जो आम आदमी की क्रय शक्ति है वो
100 पैसे की जो थी 92-93 में, वो घट के 18 पैसे रह गई है। तो केवल कीमतों के माध्यम से आम आदमी की क्रय शक्ति का 80% से ऊपर कुछ लोगों के हाथ में चला गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रोजगार की हालत यह है कि एवरेज 6 आप एवरेज का मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। राष्ट्रीय आमदनी आय में ये जो वृद्धि हुई है, उसके बावजूद रोजगार में वृद्धि संगठित क्षेत्र की पक्की तनख्वाह वाली जो नौकरी है वो 0.5%। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में बता दें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए, जो पैसा आप खर्च करते हैं ऐसी चीजें बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मशीन हो। अब मैं एक आंकड़ा मैं बताना चाहता हूं, अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर है 1.7% जीडीपी का, और तब जब मनमोहन सिंह जी आए थे 4% जीडीपी का। नहीं, सॉरी, हमारे यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन की रेट जो है अभी वो 30% है। अच्छा, उसको अकाउंटेबिलिटी 30%। अतुल रंजन जी, सीधे आपसे पूछ रहा हूं मैं, देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के झगड़े चल रहे हैं, आप एक बार जिस तरीके से एनालाइज करते हैं पूरी सिचुएशन को, मैं समझना चाहता हूं यहां पर बजट सेशन की शुरुआत हो रही है, क्या हम ये समझ सकते हैं कि एक अच्छी बहस देखने को मिलेगी, या सिर्फ उनके मन में यह मलाल है कि हमें सरकार से हटा दिया और इनके मन में गुमान है कि हम सरकार में? निशांत जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में आखिरी दो लाइनें कह दी। उन्हें बड़ा गुमान है और बार बार उसका वो जिक्र करते हैं कि आपकी हालत ये हो गई, और यह इनका अश्वमेध का घोड़ा सारे देश में विजेता के रूप में उभर करके आया है, और उन्हें गम यह है कि वो चले गए, इसलिए उनकी पूरी लड़ाई नेता विपक्ष के पद की है और कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन की लड़ाई है, यही लड़ाई है। लेकिन असली लड़ाई तो बैटलफील्ड में है। किसान का क्या हुआ, क्या रबी के क्षेत्र में क्या होगा, क्या गेहूं के दाम जो सामान खरीदे गए, ये जो इनपुट कॉस्ट बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चर में, पद की मांग नहीं की है। आप छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, आप दरवाजे घूम रहे हैं, आप बात मत कीजिए हमसे। दरवाजे आप घूम रहे हैं। नहीं, नीतीश जी के यहाँ आप गए हैं, आपने बात किया है, आपने नीतीश जी के यहाँ बात किया, मत करिए कृपया। कांग्रेस के इतिहास को ध्यान में रखिए। चलिए प्रेमचंद जी, अपने नेताओं प्रेमचंद जी, हम इस बात, एक मिनट में रोकूंगा। प्रेमचंद जी, हम इस बात को नहीं ले रहे हैं, रमेश से हम इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, आप गंभीरता से हम इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, हम आगे डिस्कशन को बढ़ा सकते हैं। आप करते रहिए अतुल जी, बताइए। आप करते रहिए, अतुल जी बताइए। देख रहे हैं, आप करते रहिए, मैं आपसे बहस में नहीं जाना जी। अतुल जी बताइए। आपसे देश की जनता भी बहस में नहीं जाना चाहती। नहीं, हम आपसे बहस में नहीं जाना चाहते, हम हमारी बात सुनिए। मैं रोकूंगा यहाँ पर। अतुल जी अपनी बात को कंप्लीट करें। अतुल जी एक मिनट, मैं रोकूंगा, आप सबको रोकूंगा। एक मिनट प्रेमचंद जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, बताइए। जनता से बहस, अतुल जी बताइए। आप देश की जनता से बहस कीजिए, हमसे मत बहस कीजिए जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज जिस तरीके की चर्चा सारे टेलीविजनों के अंदर 1 महीने में शुरू हो गई, क्या महंगाई रुकेगी, क्या मोदी का करिश्मा काम करेगा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। गृहिणियां बोल रही हैं, नौजवान बोल रहे हैं, किसान तबाही की हालत में कह रहे हैं हमारा तो सामान खरीदा नहीं गया। एग्रीकल्चर कॉस्ट, आप क्यों नहीं बोलते कि हम जो है डाई के दाम घटाएंगे, हम डाई के दाम घटाएंगे, खाद के, हम यूरिया खाद के दाम घटाएंगे, हम फॉस्फेट खाद के दाम घटाएंगे, हम बीज के दाम घटाएंगे। ये बोलने में आपको कौन रोकता है? आप कहिए कि विदेश के अंदर से जो सामान कांग्रेस पार्टी ने एग्रीमेंट किया है, कृषि संबंधी आलू से लेकर टमाटर तक, ये सब जो भारत के अंदर आयात किए जाएंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनको कंप्लीट करेंगे। जवाब मिलूंगा। नहीं बोलते आप नरेंद्र मोदी जी, आप लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, इससे क्या? और इसलिए ये बहस होगी। और निशांत जी, आपका प्रश्न सही है, तमाम कोशिशों के बाद चाहे जितना दम्भ हो, लेकिन संसद में गहरी बहस होगी, और जो काम भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में रहकर करते रहे हैं, उसका सामना भी उनको सत्तारूढ़ होने की वजह से अब मैं यहां पर करना पड़ेगा। आपने जो बात रखी है, 10 रुपए किलो, 7 रुपए किलो, सारे मेहमानों पर मैं एक करके सवाल पूछूंगा। सबसे पहले कहा जा रहा है अतुल जी, आपकी बात मैंने सुन ली। अतुल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, बंद है, मैं वापस आऊंगा, समय हमारे पास थोड़ा कम है। अतुल जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। 2 साल तक के लिए हमारे पास मौजूद है। अतुल जी, मैं आपको रोकूंगा यहाँ चीनी पर। के दाम 5 रुपए, 3 रुपए, 6 रुपए और 8 रुपए किलो। पॉइंट टेकन। अतुल जी, रोकूंगा मैं आपको। चर्चा होनी चाहिए और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक सवाल मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, करना चाहिए, घेरना चाहिए इन लोगों को जो झूठ। ये पूरा आज पार्लियामेंट यही चलेगा या हम लोग भी कुछ बोलेंगे? अतुल जी, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, जमाखोरों के खिलाफ रोकूंगा। सक्रिय ठीक
कार्रवाई जनता को शंबित, करना मेरा चाहिए। सवाल आपसे अगर ये महंगाई है, बढ़ेगी, डॉक्टर शंबित तो पात्रा से मेरा सवाल ये है समर्थक रहे भारतीय कि जनता आज पार्टी से करीब उनके 7 गुलामों महीने को डूबा पहले जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया था, उसमें लिखा था, wherever I went, I saw that people are troubled by rising prices. Sadly, no top Congress leader is saying anything assuring on the issue. आज से 7 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी का यह कहना ट्वीट करके कि कांग्रेस का कोई भी नेता महंगाई पर कुछ नहीं बोलता, मैं जहां पे भी गया लोग परेशान थे महंगाई से, 7 महीने के बाद वो बोली बदलती है और कहती है कि कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। हर कोई अपने जवाब को सिर्फ 20-20 सेकंड में खत्म करे। मेरा सवाल यह है, बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, क्या हम एक अच्छी बहस देख सकते हैं या फिर एक तू मैं चलती रहेगी और देश के सामने जो तमाम मुद्दे हैं जिनकी उम्मीदों को लेकर नई सरकार आई है वो सब धरे के धरे रह जाएंगे? डॉक्टर शंबित पात्रा, आपका जवाब मिले। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपको 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था कि द राइज ऑफ प्राइस इन समर्स इज नॉट एन एबरेशन, इट डज हैपन एवरी समर। उन्होंने वहां टेबल बना के कंपेयर किया था कि 3 वर्षों में, विगत 3 वर्षों में हर शहर में, बड़े बड़े शहर में कितना राइज रहा है। जहां ठीक इसी समय पिछले साल हम लोग 100 रुपए किलो ओनियन खरीद रहे थे, प्याज खरीद रहे थे, आज आप देखिए किस प्रकार से 25 और 30 रुपए की वृद्धि पे ही इतने लंबे लंबे डिबेट हो रहे हैं, किस प्रकार से कांग्रेस के लोग हमारे पे उंगली उठा रहे हैं। मुझे लगता है जिस परिस्थिति में कांग्रेस देश को छोड़ के गई है, उसके बाद जिस तरह से हमने बागडोर संभाल लिया है, चंद दिन आप इंतजार करिए, फिर आपके पास बहस करने के लिए शायद टॉपिक भी नहीं होगा। आपका रिएक्शन प्रेमचंद मिश्रा जी, लास्ट रिएक्शन, 20 सेकंड का वक्त है। हमारा स्पष्ट मानना है कि भाषण करना और शासन करना 2 अलग अलग चीजें हैं, और उस मामले में अब देश की जनता को एहसास हो गया है कि मोदी जी एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन एक शासक के तौर पे अब तक जो उनकी कार्यशैली रही है उससे लोगों को निराशा हो गई है, और कहीं न कहीं लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि उन्हें अच्छे दिन लाने के, अच्छे दिन आने के जो वायदे किए गए थे, महंगाई कम करने के जो वायदे किए गए थे, उस दिशा में ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, बल्कि लोगों को खाने पीने की चीजों की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो गई है, आप दूसरे सामान माल भाड़े वृद्धि के चलते बढ़ गए हैं, तो महंगाई से लोगों की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ रही है। ये एक बड़ी चिंता इस सरकार के लिए और चुनौती भी है। प्रेमचंद जी, वैसे राहुल गांधी जी समर वेकेशन से वापस आए कि नहीं, ये बता दें जरा। कमल नयन जी, आपका सुझाव नई सरकार को बहुत कम शब्दों में। देखिए, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, अगर आप कीमतों पर नियंत्रण रख करके आम आदमी को आराम पहुंचाना चाहते हैं, अच्छे दिन देना चाहते हैं, तो कहिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस जो इंडेक्स है, जिस दिन आपने शासन सत्ता संभाली थी उस लेवल पर थी, उससे 1 अंक नहीं बढ़ने देंगे, कम से कम वहां पर स्थिर रखेंगे। 1-2 महीने ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो होलसेल प्राइस और रिटेल है उसमें जो अंतर होता है वो बना रहेगा जब तक देश में व्यापक स्तर पर बेरोजगारी है और लोग सड़कों पर सामान बेचने के लिए होलसेल खरीद के लाएंगे। प्रत्येक की बिक्री कम होगी, 1 मिनट, प्रत्येक की बिक्री कम होगी तो उससे उनको मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा ताकि शाम को उनके घर चूल्हा जल सके। बड़े ध्यान से आपको डॉक्टर रोजगार बढ़ाएं, सुन रहे, रोजगार बढ़ाएं। और तीसरी चीज है कि जो आपने वायदा बाजार खोल रखा है, जिसके अंदर सीधी सीधी प्रवृत्ति है, आगे के सौदे आप ऊंची कीमतों पर करते हैं, उससे सारा बाजार पुशअप होता है, उसको बंद कीजिए। कम से कम एग्रीकल्चरल और खाद्य पदार्थों में तुरंत बंद करने की जरूरत है। अभी तक तो आपने प्याज, आलू तक में बंद नहीं किया है। पॉइंट टेकन। यहां पर हमारे जितने भी मेहमान हैं, अतुल अंजान जी हमारे साथ नहीं है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जनता ने बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए अच्छे दिन ले आई, ये बात माननी पड़ेगी। जनता अच्छे दिन लेके आई है, लेकिन जनता के लिए ये सरकार कितने अच्छे दिन लेकर आएगी ये बजट सत्र में साफ हो जाएगा। कहीं बजट सत्र के बाद